गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था हॉर्न्स रूल के बारे में और उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से ऑर्बिटल्स में होती है और उस पर स्टूडेंट्स ने किया भी था। आपने हॉर्न्स रूल पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, एनर्जीज़ के बारे में जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। देखिए, हॉर्न्स रूल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में, तो वन इलेक्ट्रॉन, सपोज़ कीजिए हम पी की बात करते हैं, पी में हम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके नेम होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। आज हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताएंगे, शेप के बारे में। अगर हमको इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो पहले हम भरेंगे 1, देन 2, देन 3। जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। और उसके बाद जब हम इसमें फिर से देखिए, अगर आगे हम फुल करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसे हम बोलते हैं फुल फिल्ड ऑर्बिटल। फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड बताने का एम क्या है स्टूडेंट्स? जब सारे ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फील्ड हों, सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, दैट्स मीन जिसे हम फुल फील्ड बोलते हैं, उसको हम मोस्ट स्टेबल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फुल फील्ड के बाद, दैट्स मीन दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। अगर हम चेक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। फुल फील्ड के बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो हाफ फील्ड की आती है, यानी फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल, आफ्टर डैट हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर हम डी की बात करें, डी ऑर्बिटल्स में, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और इनके नेम्स के बारे में कल मैंने बताया था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम 1, 2, 3, 4, 5, ये हाफ फील्ड बोला जाएगा, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। और ये कम स्टेबल है किससे? फुल फील्ड से। अगर हम फुल फील्ड करेंगे तो ये कंडीशन आएगी, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल बोले जाएंगे। फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल दैन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव कर दें, सपोज़ कीजिए D9 है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। या हम 5 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो ये भी आपका हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसे D4 बोलेंगे। ये भी हाईली अनस्टेबल बोला जाएगा। इस स्टेबिलिटी के लिए क्या कंपलसरी है? या तो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड या अनस्टेबल, ये लास्ट में एक अगर खाली है तो ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले करके अपने को हाफ फील्ड करने की कोशिश करेगा और अपने को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस केस में कभी भी कोई कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इस केस में भी यही होगा। आपने देखा कि जब हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है? सपोज़ कीजिए हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 24। तो क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, डी में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, क्योंकि डी के 4 इलेक्ट्रॉन करने के केस में यही कंडीशन आ जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का लैक हो रहा होता है। तो ये इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं और ये इसको 5 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और ये फ़ौरन ही एक इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम 4s1 और 3d5 को करेक्ट मानते हैं। ये ग्राउंड स्टेट यानी कि जिस बेसिक लेवल पे वो बना रहे हैं एटम, इस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है।
और इस कंडीशन में एग्जिस्ट करने की वजह से इसमें 4 अनपेयर्ड ना हो करके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आज ये क्वेश्चन आया भी था और बच्चों ने उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखे हैं किसी ने। अब ये 6 अनपेयर्ड कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये 4s1 वाला भी अनपेयर्ड हो गया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया है, और डी में भी सारे के सारे एक एक अनपेयर्ड हो गए हैं, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। डियर स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट में, मेटल में जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई होता है। क्रोमियम एक हार्डेस्ट मेटल की कैटेगरीज़ में आता है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसी तरह से जब हम सिल्वर Ag47 का कन्फिग्रेशन करते हैं उसमें भी आप यही देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 10, 20, 30, 38, 5s2 after this is 4d, 10, 20, 30, 38 and 9, this is 4d9, लेकिन हम इसको 4d9 नहीं लिखते क्योंकि 9 की कंडीशन ये वाली आ जाती है और ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके s से अपने को कंप्लीट करता है और यहाँ पे हम कर देते हैं 4d10। सो आई थिंक आप समझ चुके हैं कि हम कहाँ पर D10 करेंगे, D9 करेंगे और क्यों करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फुल फील्ड आर्बिटर्स, देन हाफ फील्ड आर्बिटर्स। अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है किसी भी एटम की तो हम उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लें। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है हाईली अनस्टेबल होगा और उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को वो अचीव कर सकता है आसानी के साथ में। जैसे यहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल है, लेकिन अगर एक और रब कर दें यहाँ से, यानी 3 हो जाएंगे, तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स सी नाउ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, which will be more stable, N, nitrogen or oxygen? Now the question number 2, how many unpaired electrons are in Mn25, manganese 25? Okay students, तो अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये आर्बिटल्स के शेप क्या होते हैं। आर्बिटल के शेप, सबसे पहले तो हम s आर्बिटल की बात करेंगे। s में सिर्फ एक आर्बिटल होता है s सब शेल में, और उसको हम आर्बिटल को भी s ही बोलते हैं। हम इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में बनाते हैं उसको जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम स्फेरिकल शेप बोलते हैं। लेकिन P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम Px, Py और Pz बोलते हैं, और ये डंबल शेप के होते हैं। और ये इनके शेप हम किस तरह से बनाते हैं, दिस इज़ x एक्सिस, y एक्सिस, सो ऑन द x एक्सिस 2 लूप्स लाइक दिस। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं, इसे हम Px बोलते हैं इस शेप को, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। जैसे जैसे ये सेंटर है हम दूर होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। जितना दूर होते जाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे है ये आपको 2 डायमेंशनल उस पर समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी कोशिश करते हैं। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ मूव कर रहे हैं, ये शेल है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो
इस तरह से मूव करते हैं। यहाँ पे आपको डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की दिखाई देती है। इसी तरह से सपोज़ कीजिए ये शेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखते हैं और इसके बीच में थोड़ी दूरी पे दिखते हैं, बीच में गैप होता है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। दैट्स मीन ये जो आपका लूप बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा पास होते हैं वहाँ पे कंडेंस दिखता है, और जहाँ पे नहीं पास होते हैं वहाँ पे सेंटर आ जाता है। तो पी के 3 शेप हो सकते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। वाई एक्सिस को हम इस तरह से बनाएंगे और इसको हम पी वाई बोलते हैं। इसमें याद रखिए कि जो सेंटर से लाइन जा रही है दोनों लूप पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूप में एंड की साइड में पाए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे घने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पास पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। थर्ड वन इज़ पी जेड, दिस इज़ जेड एक्सिस, और ये जो बनाया मैंने जेड एक्सिस पे, इसे हम पी जेड बोलते हैं। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप डम्बल होता है, जिसमें कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 अलग अलग पाए जाते हैं। उसी तरह से डी का डबल डम्बल होता है और उसमें 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो डी के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नेम हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्स वाई मीनिंग है, एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे, दिस इज एक्स एंड वाई, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज डी एक्स वाई। इसी तरह से वाई जेड प्लेन पे जो बनेगा उसको हम डी वाई जेड बोलेंगे, और डी जेड एक्स प्लेन पे जो बनेगा उसे डी जेड एक्स बोलेंगे। लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है ये एक स्पेशल शेप है, इसे हम दूसरे नेम से भी जानते हैं। इसमें एक एक्सिस बनता है, एक लूप बनता है और एक रिंग बनती है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस शेप को इसे डी जेड स्क्वायर नेम देते हैं और बेब लूथर शेप भी बोलते हैं। डी जेड स्क्वायर इज आल्सो called बेब लूथर शेप। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज टोटली ऑन एक्स axis and this is y axis, this is dx square minus y square. Student, you have to draw these shape s, px, py, pz, dxy. Now you have to draw dyz, dzx. Similarly, dz square, Beebe-Luther shape, and this is the x square minus y square. आपको f ऑर्बिटल्स के शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए हम उनको इस बोर्ड पे या किसी भी तरह से नहीं ड्रा कर सकते हैं। सो फॉर इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, यू हैव टू डू द क्वेश्चन एंड ड्रा दी शेप, सेंड दी शेप ऑन माई कमेंट सेक्शन।